तो विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक टुडे। लास्ट टॉपिक है और बहुत सिंपल टॉपिक है, बट इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज रियली इम्पोर्टेंट, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ जेई एंड नीट ऑल्सो। तो लास्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स और एक टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ये लास्ट दो टॉपिक बाकी है, वेरी सिंपल। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, पहले लेट अस हैव सम बेसिक आइडिया। अगर आपको याद होगा, मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर हमको ए और बी इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस मेजर करना है तो वी विल यूज सम स्केल, सेंटीमीटर और मीटर स्केल जो भी होगा वो, राइट। तो फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल, दिस इज 0, दिस इज 15.4, करेक्ट। व्हाट इज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ दिस? 0.1. व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ दिस मेजरमेंट? 0.1। मतलब जितना जितना स्केल का लीस्ट काउंट होता है उतना ही एक्यूरेसी होता है, उतना ही एरर होता है। यहाँ तक क्लियर? तो कोई भी स्केल अगर आप यूज कर रहे हो और वो स्केल यूज करके अगर आप मिनिमम मेजरमेंट 0.1 ले पाते हो तो दैट इज नोन एज लीस्ट काउंट, एंड दैट इज ऑल्सो एरर, एंड दैट इज ऑल्सो एक्यूरेसी। क्लियर? तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक वॉल क्लॉक है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ दैट वॉल क्लॉक? 1 सेकेंड। गुड। अगर एक वर्नियर कैलिपर है तो 0.01 सेंटीमीटर। तो which means accuracy of a measurement is limited to the least count of the instrument. इसका मतलब एक्यूरेसी जो है वो लीस्ट काउंट से कम नहीं हो सकता। जितना लीस्ट काउंट है उतना ही आएगा एक्यूरेसी। गुड। तो यू कैनॉट हैव, फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक क्लॉक है, उसका लीस्ट काउंट 1 सेकेंड है, तो उसका एक्यूरेसी 0.1 सेकेंड नहीं हो सकता। मेरे पास एक सेंटीमीटर स्केल है जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, तो उसका एक्यूरेसी 0.01 सेंटीमीटर नहीं हो सकता। तो एक्यूरेसी इज लिमिटेड ड्यू टू लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट तो आपको पता ही है, कैसे डिफाइन करते हो? द मिनिमम मेजरमेंट that one can make using an instrument is known as least count. मैंने आपको एग्जांपल बहुत सारे दिए थे, अभी घड़ी का बताया, सेंटीमीटर स्केल बताया, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, स्पीडोमीटर, और मैंने एक होमवर्क भी दिया था आपको, याद है? आपकी गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है उसका लीस्ट काउंट निकालो। भूल गए? आई हैव टोल्ड यू दिस इन वन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। 5 किलोमीटर पर आवर में भी हो सकता है, क्योंकि आपके गाड़ी में जो स्पीडोमीटर है वो डिपेंड करता है गाड़ी के मॉडल टू मॉडल के ऊपर, लेकिन नॉर्मली इट इज 5 किलोमीटर पर आवर। वाई? बिकॉज सपोज आपकी गाड़ी में जो स्पीडोमीटर है, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 0 मार्किंग है, यहाँ पे 100 किलोमीटर का मार्किंग है। 70 सीसी था, 100 सीसी गाड़ी में 100 के ऊपर नॉर्मली होता नहीं है। इफ यू हैव 125 150 सीसी तो फिर 140 160 भी दिखाएगा। तो उसके बाद अगर यहाँ पे एक 10 का लाइन है, फिर यहाँ पे 20 है, ऐसा करते करते यू हैव 100। इसके बीच में और एक लाइन है, तो कितना हो गया? 5, राइट। और इसके बीच में एक भी लाइन नहीं है, तो व्हाट इज द मिनिमम मेजरमेंट दैट यू कैन मेक? 5 किलोमीटर पर आवर। तो देर आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू मस्ट नो। ये बहुत जरूरी आइडिया है। सिग्निफिकेंट फिगर समझना है तो पहले ये पता होना चाहिए। तो एक्यूरेसी ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज लिमिटेड टू लीस्ट काउंट। मतलब जितना इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होगा उतना ही क्या होता है? एक्यूरेसी। क्या होता है? एक्यूरेसी। वेरी गुड। और लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट यू कैन मेक यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। अभी ये सब क्यों हम लोग कर रहे हैं? तो गोइंग बैक टू एस्टिमेशन ऑफ एरर्स, अगर आपको एस्टिमेशन ऑफ एरर ये टॉपिक अच्छे से समझा है
तो प्रॉब्लम क्या था, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हमने उसका डायमीटर मेजर किया, रीडिंग मिला A1, हमको एग्जैक्ट वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू पता ही नहीं थी। हमने दूसरा रीडिंग लिया, मिल गया A2, हमने तीसरा रीडिंग लिया, मिला A3, ऐसे हमने n रीडिंग्स लिए, हमको मिल गया AN। तो द क्वेश्चन वाज A1 A2 A3 A4 AN में से कौन सा एग्जैक्ट वैल्यू? मीन, मीन, वेरी गुड। तो मीन वैल्यू इज टेकन टू बी ट्रू वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN डिवाइड बाय n। तो ये भी कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर समझना है तो फिर ये भी पता होना चाहिए। गुड। मतलब जब आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होती है, आप मीन लेते हो और आप मीन को ट्रीट करते हो एज एग्जैक्ट वैल्यू। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज we measure the distance between 2 points A and B, between 2 points A and B, and we get, तो हमने 2 पॉइंट्स A और B में डिस्टेंस मेजर किया, और डिस्टेंस मेजर करने के लिए यू यूज सेंटीमीटर स्केल। तो फॉर एग्जांपल पहली बार आपको मिल गया 15.3 सेंटीमीटर, दूसरी बार आपने मेजर किया आपको मिल गया 15.4 सेंटीमीटर, और तीसरी बार आपने मेजर किया तो वापस से क्या मिल गया 15.4 सेंटीमीटर। क्लियर? तो विच वन ऑफ दिस इज एग्जैक्ट वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू? मीन वैल्यू। ओके, so mean value is considered to be exact value and is equal to what is the mean of these three numbers? 15.3 plus 15.4 plus 15.4 divided by 3, आंसर क्या आता है? नहीं, I am asking mean. 15.3 plus 15.4 plus 15.4 divided by 3 क्या आ गया? 15.366, राइट? 15.366। तो मैं कम से कम मैं अगर 2 डिजिट लेता हूँ, तीसरा लेता हूँ, ठीक है, 2 तक ही रखो, 15.36 लेना है, आगे लो रिकरिंग है, लेते जाओ, जितने लिखना है उतने लिखो, राइट? तो ये जो वैल्यू है 15.366, मैंने आपको क्रॉस चेक करना भी बताया था, मीन वैल्यू करेक्ट है कि नहीं, कैसे क्रॉस चेक करते हो? सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग क्या है, सबसे लार्जेस्ट क्या है, तो मीन वैल्यू इन दोनों में के बीच में है क्या? यस। तो ये जो वैल्यू है 15.36666 सेंटीमीटर, इसको क्या मानोगे? एग्जैक्ट वैल्यू। बराबर, नहीं ले सकते, क्यों? अब क्या गड़बड़ हो गई? पहले मैंने बोला था एग्जैक्ट वैल्यू मान लो, अब मैं बोल रहा हूं नहीं मान सकते, लीस्ट काउंट। तो जो स्केल आपने यूज किया है उसका लीस्ट काउंट 0.1 का है, 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ पे तुम जो बता रहे हो उसमें लीस्ट काउंट बहुत कम है, 0.0000001। अगर मैं 2 डिजिट भी लेता हूँ डेसिमल के बाद तो भी नहीं ले सकता। वाई? बिकॉज अगेन द सेम प्रॉब्लम विल अराइज। हमने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, अगर आपको इसको डायग्राम के टर्म्स में इमेजिन करना है, तो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और इन दोनों में जो डिस्टेंस में मेजर कर रहा हूं, तो सपोज वो ऐसा आ रहा है, समथिंग लाइक दिस। ये 0 है स्केल का, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है, ये 15.3 है और ये 15.4 है, और आपका मीन वैल्यू क्या आया? 15.36। और प्रॉब्लम ये है कि जो स्केल तुमने यूज किया था उसका लीस्ट काउंट 0.1 था, और जो मीन वैल्यू तुम ले रहे हो उसका लीस्ट काउंट 0.1 से छोटा है, 0.01 इन दिस केस, राइट? तो अब
एक चीज तो पक्की है, क्या चीज पक्की है बताओ? पहले दो डिजिट्स तो आएंगे ही, आएंगे ना। तुम्हारा आंसर जो कुछ भी हो, 15.3 हो, 15.31 हो, 15.32 हो, 15.33 हो, 15 पॉइंट समथिंग हो, 15 तो आएगा ही ना, आएगा ना 1 और 5। तो ये जो 1 और 5 है इसको आप बोलते हो सर्टन डिजिट्स। सर्टन मतलब यू आर श्योर अबाउट दिस, कि ये तो पक्का है, ये तो पक्का है कि 15 आएगा, 1 और 5 आएगा, राइट। और पॉइंट के बाद क्या आएगा वो नहीं पता, वो पॉइंट के बाद क्या आएगा पता नहीं हमको, क्योंकि हमारा जो स्केल था उसका लीस्ट काउंट 0.1 है। और यहाँ पे जो ए और बी, ये जो बी पॉइंट आया ये 15.3 और 15.4 के बीच में आया। तो ये जो डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं इसको बोलते हो अनसर्टन डिजिट्स। क्या बोलते हो इसको? अनसर्टन। क्योंकि हम कॉन्फिडेंस से बता नहीं सकते कि हमारा आंसर करेक्ट है। हाँ 15 पॉइंट आएगा ये पक्का है, लेकिन डेसिमल के बाद वी आर नॉट श्योर। अप्रोक्सीमेटली यस बोलते, हाँ अप्रोक्सीमेटली, हाँ, लेकिन अप्रोक्सीमेटली और एग्जैक्ट में डिफरेंस है। तो वी आर नॉट श्योर कि ये दो नंबर आएंगे ही, तो उसको क्या बोलोगे? अनसर्टन, अनसर्टन डिजिट्स। अब जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो क्या होता है फिर? सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नथिंग बट सर्टन डिजिट्स प्लस वन अनसर्टन डिजिट। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप क्या करते हो? सर्टन डिजिट्स को तो कंसिडर करते ही हो, लेकिन अनसर्टन में से कितना लेते हो? वन, ओनली वन, राइट। इन दिस केस ओनली वन। क्यों? व्हाट वाज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस? वेरी गुड। मतलब डेसिमल के बाद का जो नंबर है वो हमको क्या बता रहा है? लीस्ट काउंट। और डेसिमल के पहले के जो दो नंबर थे वो क्या थे? सर्टन। और डेसिमल के बाद का एक नंबर लेना पड़ गया। क्यों लेना पड़ गया? क्योंकि वो क्या बताएगा? लीस्ट काउंट। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का डेफिनेशन बहुत सिंपल है। सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब सर्टन डिजिट्स प्लस वन अनसर्टन डिजिट। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सर्टन डिजिट्स इन अ मेजरमेंट प्लस वन अनसर्टन डिजिट। तो बहुत सिंपल, मैं वापस एक बार कॉन्सेप्ट रिपीट कर देता हूँ। तो कॉन्सेप्ट ऐसा है, वाले नंबर्स मैंने मेरी मर्जी से लिए, आई कैन चेंज इट ऑल्सो। आई कैन से 15.4, 15.5, 15.5 फाइन। तो कुछ भी तीन चार नंबर ले लो और उसका मीन करो। यहाँ पे हमने मीन वैल्यू लिया और यहाँ पे मीन वैल्यू आ गया 15.36 सेंटीमीटर। अब प्रॉब्लम क्या है? वी आर सर्टन अबाउट वी आर सर्टन अबाउट 1 and 5, about 1 and 5, right? But uncertain, about 3 and 6। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिफाइन करते वक्त आप सर्टन तो लोगे प्लस वन अनसर्टन। तो सर्टन डिजिट्स एंड एडिशनली वन अनसर्टन डिजिट, additionally one uncertain digit together are known as significant figures. Together are known as significant figures. I will repeat this concept again. जिनको अभी भी नहीं समझा होगा तो वापस एक बार, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज लिमिटेड बाय लीस्ट काउंट। मतलब जितना इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है उतना ही एक्यूरेसी है। और लीस्ट काउंट इज नथिंग बट द मिनिमम मेजरमेंट दैट यू कैन मेक यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। अब प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास 2 पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए बोला है। हमने स्केल लिया, हमने मेजर किया, पहला रीडिंग 15.3 आ गया, दूसरा 15.4 आ गया, तीसरा 15.4 आ गया। तो क्योंकि हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं थी, तो व्हाट वी डिसाइडेड कि हम एक काम करेंगे, इसका एवरेज ले लेंगे, मीन ले लेंगे, उसको बोल देंगे ट्रू वैल्यू। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तुम्हारे स्केल का लीस्ट काउंट ही 0.1 है, मतलब डेसिमल के बाद एक नंबर, तो तुम इसको एग्जैक्ट बोल ही नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद दो नंबर जा रहा है 0.01। लेकिन हमको पक्का क्या पता था कि आंसर कुछ भी आए ये पहले दो तो आने ही वाले हैं।
15.3 आ सकता है, 15.31 आ सकता है, 15.32 आ सकता है, 15.33 आ सकता है, 15.34 आ सकता है, लेकिन 1 और 5 आएगा। तो इसको क्या बोल दिया हमने? सर्टन। लेकिन डेसिमल के बाद जो दो नंबर है ये क्या है? अनसर्टन। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिफाइन कैसे करते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सर्टन डिजिट्स प्लस वन अनसर्टन। और वो प्लस वन क्यों लिया? क्योंकि वो प्लस वन हमको क्या बताता है? लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है तक? गुड, सिंपल कॉन्सेप्ट। यस, चलो एक चेक करते हैं आपको समझा है कि नहीं। एक एक बार एक एग्जांपल से चेक करते हैं। लेट अस टेक सम एग्जांपल। 125.1, 125.2, 125.2 इसका एवरेज। हाँ, तो 125.1, 125.2, 125.2 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया? 125.166, 125.1666। इसमें सर्टन कौन है? अनसर्टन कौन कौन है? सर्टन एंड अनसर्टन। और सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन कौन है फिर? 1, 2, यस। तो सर्टन प्लस वन अनसर्टन। अब हम लोग हर बार ऐसा तो करते बैठेंगे नहीं। यहाँ क्या था कि यहाँ पे 3 वैल्यूज दी थी, आपने एवरेज लिया, फिर आपने बताया ये सर्टन वो अनसर्टन, फिर आपने नहीं बोला सर्टन और एक अनसर्टन मिला के क्या बन गया? सिग्निफिकेंट। लेकिन लेकिन बहुत बार ऐसा होता है एग्जाम में आपको बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज मेजर्ड टू बी 2.034, राइट? करेक्ट। या फिर बोल सकते हो व्हाट इज स्पीड बाय द वे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ऐसा बोला होगा the speed of an object is 2.034 meter per second and time is 1.1 second. ओके, स्पीड दिया है और आपको टाइम दिया है और आपको पूछा है फाइंड आउट डिस्टेंस। तो कैसे फाइंड करोगे डिस्टेंस? व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज डिस्टेंस? स्पीड इनटू टाइम। और क्वेश्चन में आगे ये बोला है फाइंड डिस्टेंस up to correct significant figures. Find out distance up to correct significant figures. अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? कैसे पता लगा? तुमको कैसे पता लगा कि इसमें 2 है, 3 है, 4 है? टाइम मेजर करने के लिए तुम घड़ी यूज करते हो, वो अलग इंस्ट्रूमेंट है। स्पीड मेजर करने के लिए तुम स्पीडोमीटर यूज करते हो, वो अलग इंस्ट्रूमेंट है, राइट? तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गया कि तुमको कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के लिए। क्योंकि जब आपको क्वेश्चन देते हैं ना, तो क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल देते हैं द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 2.034 मीटर पर सेकेंड एंड द टाइम फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इज 1.1 सेकेंड। फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहले आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के लिए रूल्स पता होने चाहिए। टोटल 7 रूल्स है। तो कोई भी एक आपको अगर मेजरमेंट दिया हो, रीडिंग दिया हो, तो उस रीडिंग में से सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के लिए देयर आर 7 रूल्स। तो रूल्स टू फाइंड आउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स 7 रूल्स है। पहला रूल बहुत इजी है, ऑल द नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। तो पहला रूल, ऑल द नॉन जीरो नंबर्स और द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रीडिंग है 2034। इसमें नॉन जीरो कौन कौन है? 2, 3 एंड 4। दीज आर सिग्निफिकेंट। तो नॉन जीरो नंबर का प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम है जीरोस का। तो ऑल द नॉन जीरो नंबर्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल एक रीडिंग है 1.012। तो कौन कौन सिग्निफिकेंट पक्का है यहाँ पे? 1, 1 और 2। तो याद रखो नॉन जीरो नंबर्स का प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम किसका है? जीरोस का। तो सारे बाकी के 6 रूल
6 में से 5 रूल जीरो के लिए ही है। तो पहला रूल, ऑल द नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। इसके बाद का रूल नंबर 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6 दे विल बी ओनली रिलेटेड टू जीरो। तो if a zero is in between two non-zeros, is in between two non-zeros, then it is significant. Then it is significant. For example, 2034, तो जीरो सिग्निफिकेंट है क्या? यस और नो? यस, क्योंकि वो जीरो किसके बीच में है? दो नॉन जीरो के बीच में। फॉर एग्जाम्पल 1023, यस, राइट, गुड। फॉर एग्जाम्पल 1203, यस। फॉर एग्जाम्पल 0123, नो, राइट। फॉर एग्जाम्पल 1230, right, good. For example 1230 point, तो इसके लिए you have to be very careful while talking about rules for zeros. So if a zero appears between two non-zero, then it is significant. Rule number 3, all the leading zeros, leading मतलब क्या? पहले आने वाला। तो all the leading zeros are non-significant. All the leading zeros are non-significant. Example 0.0231, example 0231, example 0.00000231। तो जो भी लीडिंग जीरोस है वो सारे के सारे क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट है। तो ये जो मैंने आखिरी नंबर लिखा 0.00000, 6 जीरो टोटल, डेसिमल के बाद 5, डेसिमल से पहले 1, सारे के सारे क्या है? अगर मैंने ऐसा लिखा होता तो significant, all of them are significant. Rule number 4, क्या है रूल नंबर 4? Trailing zeros to the right of the decimal are significant. Very good. Trailing zeros to the right of decimal, to the right of decimal are significant. For example 2.0, ये जीरो डेसिमल के राइट में है क्या? यस, तो सिग्निफिकेंट है क्या? यस। फॉर एग्जाम्पल 2.00, यस। फॉर एग्जाम्पल 2.000, यस। फॉर एग्जाम्पल 2.0000, यस। तो पहले नंबर में कितने जीरोस हैं जो सिग्निफिकेंट है? पहले नंबर में 1, दूसरे में कितने जीरो जो सिग्निफिकेंट है? तीसरे में, चौथे में। अभी सोचो कि ये रूल क्यों होगा? प्लीज काउंट, वेरी गुड। अगर आप डेसिमल के बाद एक जीरो लगाते हो तो आपको ये जीरो बताता है कि इसका लीस्ट काउंट 0.1 है, इस स्केल का लीस्ट काउंट 0.01 है, इस स्केल का लीस्ट काउंट 0.001 है, इसका 0.0001 है। तो डेसिमल के बाद जीरो जब लिखते हो तो वो सिग्निफिकेंट, डेसिमल के बाद मतलब टू द राइट ऑफ डेसिमल, तो वो जीरो सिग्निफिकेंट बन जाता है, बिकॉज दैट गिव यू एन आइडिया अबाउट लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल यूज करता हूं और मुझे मेजरमेंट मिल जाता है 2.0, तो यू अंडरस्टैंड दैट द स्केल हैज अ लीस्ट काउंट ऑफ 0.1। बट इफ आई नाउ यूज वर्नियर कैलिपर, आई गेट द सेम रीडिंग एज। तो आपको समझ में आ गया कि तुमने इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया? क्या यूज किया? वर्नियर कैलिपर। नाउ इफ आई डू द सेम स्क्रू गेज, इफ आई इंक्रीज वन मोर जीरो, स्पीडोमीटर। तो ये जो जीरोस है, दे गिव यू एन आइडिया अबाउट लीस्ट काउंट एज वेल एज द इंस्ट्रूमेंट दैट यू आर यूजिंग। वेरी गुड। देन उसके बाद जीरो का ही होगा लेकिन वोल नंबर का कुछ लिखा होगा।
हाँ द नहीं नहीं नहीं, वापस बताओ, स्टार्ट से बताओ। ट्रेलिंग जीरो इन अ वोल, इन अ इन अ विच, वो है ना, इसलिए मैंने बोला इन विच नहीं है, इन अ वोल नंबर है वो। व्हाट इज वोल नंबर? व्हाट डू मीन बाय होल नंबर? 0 1 2 3 4 5 6 है ना, मतलब ऑल द पॉजिटिव इंटीजर एंड जीरो। तो द ट्रेलिंग zeros, the trailing zeros in a whole number, वो टाइपिंग मिस्टेक है वहां पे, दैट इज व्हाई आई मेड यू रीड ट्वाइस थ्राइस। द ट्रेलिंग zeros in a whole number without decimal shown, without decimal shown are not, are not significant, are not significant। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 520, तो ये वोल नंबर है क्या? यस। लेकिन यहाँ पे जीरो के बाद डेसिमल है क्या? नहीं। तो फिर ये जीरो सिग्निफिकेंट है क्या? नहीं। तो इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट है? दो। कौन से दो? 5 एंड 2। रूल नंबर 6, द ट्रेलिंग जीरोस, द ट्रेलिंग जीरोस इन अ होल नंबर, in a whole number with decimal shown are significant, with decimal shown are significant। सेम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 520 डॉट, तो पहले 520 में ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं था, लेकिन इस 520 में ये जीरो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि वहां पे डेसिमल प्लेस्ड है, डेसिमल शोन है इसके लिए, राइट। तो ये 6 रूल हो गए। सातवां रूल, सातवां रूल इज फॉर साइंटिफिक नोटेशन। देखो अभी होता क्या है फिजिक्स में, खासकर तो फिजिक्स में, यू विल कम अक्रॉस वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज नंबर। तो थ्रू आउट 2 years ऑफ फिजिक्स, एंड ऑफकोर्स आगे भी जब तक फिजिक्स पढ़ोगे तब तक, you will come across very large number or very small number. Let us take an example. What is charge on an electron? Correct. What is mass of an electron? What is mass of a proton? What is radius of earth? 6400 किलोमीटर होता है वो। किलोमीटर मतलब 10 माइनस कैसे हो गया? 10⁻³ ये 10⁻³ किलोमीटर का मीटर में कन्वर्जन से आया। और अगर मैं यहाँ पॉइंट लगाता हूँ यहाँ पे, तो 1 2 और 3, तो ये क्या बन जाएगा? 6। तो 6.4 इंटू 10⁻⁶। व्हाट इज 1 लाइट ईयर इन मीटर्स? व्हाट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इन मीटर्स? नहीं, याद नहीं। नहीं याद ना, इसलिए मैंने बोला था कि याद रखना पड़ेगा, काम में आएगा। चलो ठीक है, वो बाद में चेक करना। बट द पॉइंट हियर इज, अब बहुत बड़े नंबर है और बहुत छोटे नंबर भी है। एक एग्जांपल लेता हूं, सिर्फ एक एग्जांपल। रेडियस ऑफ अर्थ, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था, 6400 किलोमीटर, 1 2 और 3, बराबर। ये वोल नंबर है क्या? यस। वोल नंबर नहीं है, इस है। आखिरी में डेसिमल लगाया मैंने? नहीं। तो ये जो ट्रेलिंग जीरो है वो सिग्निफिकेंट है क्या? नहीं है ना, नहीं है ना, मतलब दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट डिजिट सिर्फ कहां से आ रहे हैं? पहले दो। तो जब आप एक फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हो, इसको साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर होता है और 10⁻² कुछ पावर होता है। देखो एक नंबर है क्या? यस। 10 का पावर है? यस। एक नंबर है? यस। 10 का पावर? यस। नंबर 10 पावर? यस। नंबर 10 पावर? यस। तो whenever you write a value in terms of scientific notation, तो जो 10 का पावर वाला टर्म होता है वो सिग्निफिकेंट होता ही नहीं है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहां से आते हैं? ए नंबर से, ए से। तो ये लास्ट रूल। तो when we write a value in scientific notation, when we write a value
in scientific notation, a into 10 raised to n, then 10 raised to n ये क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट. 10 raised to n इज नॉन सिग्निफिकेंट. और सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहां से आते हैं फिर, ओनली फ्रॉम ए. तो लास्ट रूल था, तो ये ऐसे लिखा होगा, रूल नंबर 7, राइट. तो टोटल कितने रूल्स है सिग्निफिकेंट डिजिट्स फाइंड करने के, 7. पहला बहुत बेसिक, व्हाट इज फर्स्ट रूल, ऑल द नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट. अगले 5 रूल they talk only about zeros. Rule number 2, if a zero is in between two non-zeros, then it is significant. All the leading zeros are non-significant, right? Correct. Trailing zero या फिर zeros to the right of decimal are significant. Trailing zeros in a whole number without decimal shown are non-significant. Trailing zeros in a whole number with decimal shown are significant. Correct. Last, if we represent a number in scientific notation as a into 10 raised to n, so 10 raised to n is non-significant. So significant digits will come only from a. ये अभी याद रखना. अब ये याद रखने के लिए मैंने बोला, तो अब मुझे बता दो, what was charge on electron? तो बताओ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन है, 1 and 6. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्निफिकेंट 9 and 1. मास ऑफ प्रोटॉन सिग्निफिकेंट 1, 6, 7. इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है. रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 into 10 raised to 6, 2 significant, right? Good. अब लास्ट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज कनेक्टेड विद दिस ओनली, साइंटिफिक नोटेशन के साथ ही कनेक्टेड है. अब ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है पहले समझ लेते हैं. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, देखो प्रॉब्लम वापस से वही है कि फिजिक्स में बहुत छोटे और बहुत बड़े नंबर आएंगे, दुनिया भर के नंबर्स आएंगे. अभी बताया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर. यस यस करेक्ट. तो उतना ही है ना, 2 ही है. ओके या आई गॉट योर पॉइंट नाउ, आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस. तो अभी इनका क्वेश्चन क्या था, वेरी गुड. So we'll come back to order of magnitude. So according to him, he is asking कि अगर हम लोगों ने ऐसा बोल दिया कि 10 का पावर -19 सिग्निफिकेंट नहीं है, तो ये 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, बराबर. करेक्ट. ऐसा क्यों बता देता हूँ. एक बात बताओ, 1.6 into 10 पावर -1 को कैसे लिखते हो, 0.16, बराबर. 1.6 into 10 पावर -2 को कैसे लिखते हो. तो डू यू सी, ये 10 का पावर सब लीडिंग जीरो बनते जा रहे हैं, तो वो तो वैसे भी सिग्निफिकेंट नहीं है. नहीं, वो वैसा नहीं है. द थिंग इज, और एक रूल आया था, रूल और एक था. रूल ये था कि डेसिमल के बाद राइट में 0 है, तो वो 0 तुमको लीस्ट काउंट बताता है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर है. आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस इन दिस केसेस. अभी प्रॉब्लम क्या है साइंटिफिक नोटेशन में, हम जो ये मेजरमेंट लेते हैं ना, जो वेरी लार्ज या वेरी स्मॉल होता है. एक बार बताओ, हाउ डू यू फाइंड आउट डिस्टेंस टू अ स्टार, विच मेथड. अरे पैरेलैक्स मेथड में तो तुमने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज ही नहीं किया था क्या, तो फिर लीस्ट काउंट कहां से आएगा. तो ये साइंटिफिक नोटेशन के लिए ही क्यों है, क्योंकि वेरी स्मॉल या वेरी लार्ज मेजरमेंट हम कोई इंस्ट्रूमेंट से मेजर ही नहीं करते, हम इनडायरेक्ट मेजर करते हैं. तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम डायरेक्टली मेजर करते ही नहीं हो, तो इसका मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व ही नहीं है. बिकॉज इंस्ट्रूमेंट इज नॉट इन्वॉल्व, तो फिर उस केस में तो ये इरेलेवेंट ही बन गया ना. डिड आई मेक इट क्लियर. यस.
तो जब आप कुछ यूज करोगे इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट मेजरमेंट के लिए, तो उस केस में प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं अगर 1.6 इंटू 10⁻² लिखता हूँ, तो व्हेन ही इज सेइंग राइट, तो यहाँ तो फिर एक्चुअली ये जो लास्ट नंबर है वो क्या बताना चाहिए, लीस्ट काउंट। कितना लीस्ट काउंट, 0.001। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम वेरी लार्ज या वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस डायरेक्टली मेजर ही नहीं करते। वेरी स्मॉल वेरी लार्ज क्वांटिटीज मेजर डायरेक्टली होता ही नहीं है, मतलब नो इंस्ट्रूमेंट इज इन्वॉल्व। तो जब इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व ही नहीं है, तो ये जो हमको 10 के पावर मिल रहे हैं, इसमें सिग्निफिकेंट आएगा कहां से, नहीं आता। राइट, गुड। इसको समझने का और एक तरीका भी है फिर, या फिर इसको मैं कैसे लिखूंगा, 0.0000000 जितने 0.6, ये तो सब लीडिंग हो गए, और लीडिंग वैसे भी क्या होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट, ऐसा भी सोच सकते हो। गुड। तो कमिंग बैक टू ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, अब सी द प्रॉब्लम अगेन लाइज हियर, बड़े नंबर और छोटे नंबर। 1.6 इंटू 10⁻−19, 9.1 इंटू 10⁻31, 1.67 इंटू 10⁻27, 6.023 इंटू 10⁻23। ये क्या है पता है, ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर। वेरी गुड। 6.4 इंटू 10⁻6 रेडियस ऑफ अर्थ। अब प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि जब हम लोग जेडब्ल्यू नीट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और जेडब्ल्यू नीट में हमारे पास टाइम होता है कम, तो हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन के पीछे लग नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने बैठे तो टाइम वेस्ट होगा। तो वहां पे जो 10 के पावर होते हैं ना, हम सिर्फ 10 के पावर को कंसिडर करते हैं, और जो 10 का पावर है इसको बोलते हो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, -19। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड of mass of electron, माइनस, गलत। अब ऐसा क्यों, अगेन आई गिव एन एग्जांपल। देखो मैंने बोला साइंटिफिक नोटेशन में जब तुम लिखोगे तो 10⁻⁴ जो भी पावर आएगा उसको क्या बोलोगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। पर दिक्कत ये है, आपने बोला 6400 किलोमीटर था रेडियस ऑफ अर्थ, तो किलोमीटर को क्या लिखा, 10⁻²। अब मैं इसी नंबर को ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, अब मैं इस नंबर को ऐसा भी तो लिख सकता हूं, और मैं इसी नंबर को ऐसा भी लिख सकता हूं, और मैं इसी नंबर को ऐसा भी लिख सकता हूं। तो मेरे को बताओ व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, बताओ। तो इसके लिए रूल बनता है। रूल यह है कि जो तुम नंबर लिख रहे हो ना, ए, क्योंकि नोटेशन याद है, ए इंटू 10⁻10, तो हम इस ए पे कंडीशन डाल देते हैं। ए पे कंडीशन ऐसा है कि ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 5। तो अब बताओ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, 7। मतलब ये जो तुम्हारे पास पहले नंबर है, इसको पहले तुम 0.5 और 5 के बीच में लाओ। ये था क्या 0.5 और 5 के बीच में, नहीं। तो फिर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड डिफाइन करने के लिए चलेगा नहीं, राइट। ये है क्या, नहीं, तो ये भी चलेगा नहीं। ये है क्या, नहीं, ये भी चलेगा नहीं। ये है क्या, नहीं, तो ये भी चलेगा नहीं। ये है क्या, यस, तो ये चलेगा, यस। लेकिन उसका भी कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1, ये कंडीशन नंबर 2 था। ऑलवेज राइट ए बिटवीन 0.5 एंड 5, ये कंडीशन नंबर 2 है। पहला कंडीशन है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताने से पहले उस फिजिकल क्वांटिटी को एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करो। अगर तुम एसआई में कन्वर्ट नहीं करते हो तो एक प्रॉब्लम हो जाती है। 6400 किलोमीटर, इसको कैसे लिखोगे, 0.64 इंटू 10⁻⁴ क्या, किलोमीटर। अब बताओ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 4, और एसआई में कन्वर्ट करना कितना आ रहा है। तो विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट, 4 की 7। तो रूल नंबर 1, before you write down order of magnitude, always convert the physical quantity into which units, SI। उसके बाद write down it in the form of A into 10⁻n, where A should be between 0.5 and 5। और उसके बाद जो 10 का पावर आएगा उसको क्या बोलोगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो एक्सट्रीमली सिंपल थिंग। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड
कैसे डिफाइन करेंगे बताओ। हाँ दिया है, नोट्स में दिया है। यू शुड ट्राई टू टेल मी हाउ टू डिफाइन। Hey, when we write any number, any number in scientific notation, in scientific notation as a into 10 raised to n, ये assumed है कि ये SI यूनिट में है, where a is greater than equal to 0.5 and less than 0.5, sorry, less than 5 and less than 5, then power of 10, which is n in this case, power of 10, that is n, is known as order of magnitude, order of magnitude. अब ये इतना यूजफुल क्यों है, क्योंकि ऐसा है, सपोज JEE नीट के एग्जाम में वी आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन और टाइम हमारे पास है कम, राइट, और ऐसा कुछ आ गया जिसमें आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट वैल्यू याद ही नहीं आ रहा, आ रहा है यार, अभी याद आ रहा है कितना था, 9.1 इंटू 10 रेज टू -31। तो पहले तो मैं इसको लिखूंगा 0.91 इंटू 10 रेज टू -30, बराबर। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, -30। मतलब मैं मास की जगह पे पूरा नंबर लिखने की जगह पे सिर्फ क्या लिखूंगा, 10 रेज टू -30। व्हाट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10 रेज टू, और ये जो 1.6 है ये 0.5 और 5 के बीच में है क्या, यस, तो यहाँ पे पावर एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी क्या, नो, इंटू 10 रेज टू। तो जो भी आप फाइंड कर रहे हो वैल्यू, वो मोर और लेस 10 रेज टू -49 के पावर में मिलेगा। मतलब आप एग्जैक्ट दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो क्या, नहीं। तो आपको अप्रोक्सीमेटली समझ में आ गया कि आंसर क्या आएगा, तो आंसर क्या आएगा, 10 रेज टू -49। और अब इमेजिन करो कि चार ऑप्शन थे, ऑप्शन ए समथिंग समथिंग into 10 raised to -40, something something into 10 raised to -51, something into 10 raised to -38, and something into 10 raised to -49। क्या आंसर आएगा, डी, गुड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम तब यूज करते हैं जब हमको अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए होता है, जहां पे हमको सिर्फ 10 के पावर चेक करने होते हैं, क्योंकि नॉर्मली होता ऐसा ही है। जेई नीट में एक क्वेश्चन है, चार ऑप्शन है, और चारों के चारों आंसर आसपास नहीं है। एक में 10 पावर -25 है, एक में 10 पावर -50 है, एक में 10 पावर -75 है, और एक में 10 पावर -10 आ गया। तो हमारा आंसर 10 पावर -49 के आसपास, मतलब 10 पावर -50। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए क्या करोगे, सबसे पहले नंबर को किस में लिखोगे, SI यूनिट में, उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट करोगे, साइंटिफिक नोटेशन में, a इंटू 10 रेज टू n। ए पे कंडीशन क्या डाल दिया, इट शुड बी बिटवीन 0.5 एंड 5। क्लियर, पक्का, श्योर, 100%। चलो ठीक है, फिर एक बात बताओ, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ योर ओन वेट। चलो 50 किलो मान लेते हैं ना, 50 किलोग्राम है, 50 किलोग्राम, किलोग्राम ऐसा यूनिट है क्या, यस। ये जो है इसको मैं 5 इंटू 10 लिखूं, चलेगा, नहीं, नहीं चलेगा, क्योंकि जो ए की कंडीशन थी ना, वो लेस देन इक्वल टू 0.5 बट स्ट्रिक्टली लेस देन 5। हाँ, तो ये 5 है ना, तो ये 5 से लेस करना पड़ेगा। तो कैसे लिखोगे, 0.5 इंटू 10 रेज टू माइनस, कैसे आएगा, +2। वो लेस देन होना चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस देन होना चाहिए, वो इट शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन, राइट। So what is order of magnitude in this case, 2 या फिर 10⁻², दोनों तरीके से रीड कर सकते हो, 2 या फिर 10⁻²। तो what is order of magnitude of your own weight, 10⁻²। डन, क्लियर यहाँ तक, गुड।
तो नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो हमारे जो क्वेश्चंस बाकी थे हम लोग अब वो करेंगे एक एक करके। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 4। A large ball 2 meter in radius is made up of a rope of square cross section with edge length 4 mm. Neglecting the air gaps in the ball, what is the total length of the rope to the nearest order of magnitude? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, पता नहीं अब होता है कि नहीं, बट एटलीस्ट व्हेन आई वाज किड मेरे घर में तो होता था। दादी थी वो, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल, बट हमारे यहाँ पे उसको करोशा ऐसा कुछ बोलते हैं। स्वेटर बुनते हैं ना, हाँ। तो उनके पास एक थ्रेड होता था और उनका काम हो गया तो वापस से वो थ्रेड का एक बॉल बना के रख देते थे। थ्रेड थोड़ा थिक होता है वो, उसको वाइंड करके एक बॉल बना के रख देते थे, राइट। तो वही है, एक रस्सी है, रस्सी को ऐसा वाइंड किया कि क्या बन गया, बॉल, राइट। तो सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि ये जो बॉल बना है जिसका रेडियस 2 मीटर है, रेडियस 2 मीटर बोला है कि डायमीटर, रेडियस, ये बॉल जिसका रेडियस 2 मीटर है ये किससे बना है, रोप से, मतलब वायर से। नॉर्मली नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली जो वायर होता है हमारे पास, समझ समझ लो ये वायर है। नॉर्मली ये जो वायर है इसका क्रॉस सेक्शन, तो पहले तो बताओ दो टाइप के कौन से सेक्शन पता है आपको, एक क्रॉस सेक्शन और एक एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब आप वायर के लेंथ को परपेंडिकुलर काट रहे हो, क्रॉस, तो क्या बोलते हो, क्रॉस सेक्शन। वायर को क्या काट रहे हो, परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस सेक्शन। दूसरा होता है वायर के लेंथ को पैरेलल काटना, तो उसको क्या बोलते हो, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन मतलब हाउ यू आर कटिंग इट, परपेंडिकुलर। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये क्रॉस सेक्शन का शेप क्या दिख रहा है आपको, सर्कल। तो नॉर्मली जो वायर होती है उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, कैसा होता है, सर्कुलर, नॉर्मली सर्कुलर होता है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर क्या बोला है, स्क्वायर। तो ये जो वायर है ये वायर थोड़ा स्पेशल टाइप का वायर है। स्पेशल टाइप मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर नहीं है, वो क्या है, स्क्वायर। सो यू हैव अ वायर, अ रोप, यू हैव अ रोप जिसका क्रॉस सेक्शन इज स्क्वायर बट नॉट सर्कुलर, ओके। तो मोर और लेस तो ऐसा एक रस्सी है जिसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है। अब इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो, थोड़ी देर में समझ में आएगा कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट, डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो समथिंग लाइक दिस, ऐसा है। इस रस्सी को, रोप को वाइंड करके क्या बना दिया, स्पीयर। और जब आप रस्सी को वाइंड करके स्पीयर बनाते हो तो नॉर्मली एयर गैप रह जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, निग्लेक्टिंग एयर गैप। तो एयर गैप को काउंट करना नहीं। मान लेते हैं जो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है इसका साइड क्या है, ए, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। इसका लेंथ क्या है, एल, बराबर। तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ रोप, एल इंटू ए स्क्वायर, लेंथ इंटू एरिया, तो एरिया इंटू लेंथ, लेकिन एरिया क्या था, ए स्क्वायर, क्लियर। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल 4/3 पाई आर क्यूब, स्क्वायर नहीं। हमने डायमेंशनल एनालिसिस में देखा था वॉल्यूम के डायमेंशंस क्या होते हैं, L3। तो ये 4/3 पाई नंबर है, नंबर के डायमेंशन होते हैं क्या, नहीं। तो आर क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस के डायमेंशन क्या होते हैं, L1। तो वॉल्यूम बनाने के लिए L क्या होना चाहिए, 3, मतलब R क्या होना चाहिए, 3। यहाँ पे भी देखो
एरिया क्या है L/2, लेंथ क्या है L/1, L/2 इंटू L/1 कितना हो गया L/3। पक्का क्लियर यहां तक 100%। ये बॉल किससे बना, किससे बना, रोप। तो फिर जितना वॉल्यूम रोप का था वो पूरा का पूरा वॉल्यूम किसका बन गया, स्फीयर का मतलब बॉल का। तो वॉल्यूम ऑफ रोप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉल। बट व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ रोप, a square a। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ बॉल, 4/3 πr³ और आपको पूछा क्या है इन्होंने, इन्होंने पूछा व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या फाइंड करना है आपको, लेंथ। तो लेंथ क्या आएगा 4/3 πr³/a²। अब आपके पास वैल्यूज दी हुई कि चेक कर लो। तो हमारे पास गिवन क्वांटिटी में क्या क्या था, क्या था देखो, लार्ज बॉल 2 मीटर इन रेडियस, तो आर की वैल्यू कितनी थी 2, इज मेड अप ऑफ रोप ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन विद एज लेंथ। एज लेंथ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का एज लेंथ हमने क्या डिनोट किया है इसको ए। तो ए की वैल्यू कितनी दी है, कितनी दी है 4 mm मतलब 10⁻³ mm मतलब मिलीमीटर, मिली मतलब 10⁻³ हो गया। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब करो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। 4/3 πr³, आर कितना है 2, उसका क्या क्यूब, ए कितना है 4 इंटू 10⁻³ इसका स्क्वायर। कर लो सॉल्व कर लो इसको, सिंपल है। व्हाट इज 2³ 8। तो L इक्वल टू 4/3 इंटू 8 अपॉन क्या था, अपॉन 4 स्क्वायर मतलब 16 इंटू 10⁻⁻6 -3 था ना, उसका स्क्वायर हो गया ना। हाँ 1 जा 4 जा 1 जा 2 जा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ पाई 3.14। और तुमको आंसर एग्जैक्ट पूछा है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा है। 3 और पाई रफली रफली कैंसल, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 और नीचे भी 3 है, तो 3.14/3 रफली रफली कैंसल, अप्रोक्सीमेटली गया, गया ना अप्रोक्सीमेटली। तो L इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁶। ये 2 0.5 से बड़ा है क्या, यस। 5 से छोटा है क्या, यस। और 0.5 से बड़ा है ना, और 5 से छोटा है ना, तो रूल याद है क्या, a इंटू 10⁻n। ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 एंड लेस देन। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁶, किस में आया, मीटर में। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ कितना इज 10⁶ मीटर और 1000 किलोमीटर। लेकिन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नॉर्मली कौन से यूनिट्स में लिखते हो, ऐसा है। हो गया आंसर खत्म, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का ही है। तो डू यू नो व्हाट इज साइज ऑफ एन एटम अप्रोक्सीमेटली, नहीं सुना। व्हाट इज साइज ऑफ अ न्यूक्लियस अप्रोक्सीमेटली, नहीं सुना। तो अभी अभी पता लगेगा आपको। तो रफली रफली व्हाट इज साइज ऑफ अ न्यूक्लियस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, न्यूक्लियर रेडियस मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस R has a dependence on the mass number A as R equal to 1.3 into 10⁻⁻16 A raised to 1/3 meter. For a nucleus of mass number 125, obtain the order of magnitude of R expressed in meter. तो एक न्यूक्लियस दिया है आपको, यू नो व्हाट इज अ न्यूक्लियस, पता है ना, पता है व्हाट इज न्यूक्लियस। A positively charged region right at the center of an atom is known as nucleus. और ये जो मास नंबर बोला है, what is the meaning of mass number? What do you understand by mass number? Number of protons and neutrons inside a nucleus is known as mass number. What is atomic number? Number of protons.
व्हाट इज न्यूट्रॉन नंबर? और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता है, मास नंबर आपने बोला नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर आपने बोला नंबर ऑफ, तो व्हाट इज मास, व्हाट इज न्यूट्रॉन नंबर? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अब क्वेश्चन ये है कि ये सब क्यों हमको डिफाइन करना है, थोड़ा सा अभी केमिस्ट्री का चालू होगा जब होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा फिजिक्स में लगने वाला है तो पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर और मास नंबर ऐसा कुछ भी नाम उठा के नहीं दे दिया, इसको एटॉमिक नंबर बोलेंगे, उसको मास नंबर बोलेंगे, उसके पीछे कुछ रीजन है। सबसे पहला रीजन, अलग अलग टाइप के आइटम्स आपको पता है, एलिमेंट्स पता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, करेक्ट? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। डिफरेंस बिटवीन, हाँ मास नंबर है अलग, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन जब तक सेम हो तब तक एलिमेंट चेंज नहीं होता। थोड़ा सा तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। देखो अब ऐसा है, अभी फिर क्योंकि मैं कुछ बताऊंगा तो फिर आपको इसके आगे का केमिस्ट्री पता होना चाहिए, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स पता होना चाहिए। हाइड्रोजन के एटम में न्यूक्लियस में होता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिट में, ये भी हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन ऐसा भी है जिसमें होता है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरॉन। और एक ऐसा भी है एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, ट्रिशियम। मास नंबर तीनों का अलग अलग है लेकिन एलिमेंट सेम है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? एलिमेंट विल बी सेम जब तक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सेम, राइट? तो एटम को क्लासिफाई कौन कर रहा है, प्रोटॉन की न्यूट्रॉन? वेरी गुड। इसके लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बोलते हो एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन? 1, हीलियम, लिथियम, सिंपल। तो एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन शॉर्ट, क्लियर, राइट? और मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, कहाँ पे? इनसाइड द न्यूक्लियस। अब इसको मास नंबर क्यों बोला? मास के साथ इसका क्या लेना देना आपको पता होना चाहिए, और पता है क्योंकि मैंने अभी तुमसे पूछा था व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तुम्ही ने बताया 9.1 × 10⁻⁻13। फिर मैंने पूछा व्हाट इज मास ऑफ प्रोटॉन, तुमने बताया 1.6 × 10⁻²। तो अगर आप दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको समझ में आएगा अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन का मास इट इज 1800 समथिंग टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में 1800 टाइम हेवी है, बराबर 1800 गुना, 1800 टाइम्स। तो मैक्सिमम मास एटम का किससे आ रहा है? प्रोटॉन से। तो इसलिए और एक चीज पता होनी चाहिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली होता है सेम। तो ये अगर मैं दूसरा दूसरा एटम लेता हूं तो इसमें मास किससे मिलेगा? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही कम है, राइट, करेक्ट? तो मास ऑफ एनी एटम इज मोस्टली कमिंग फ्रॉम प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इसके लिए हम लोग उसको मास नंबर बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड एज मास नंबर। यहाँ तक क्लियर, राइट? बट ऑब्वियस अभी और एक चीज समझ लो, अभी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, ऑक्सीजन, कार्बन जो होगा वो, इन सबके न्यूक्लियस में डिफरेंस क्या है फिर? साइज। क्यों साइज? इसमें एक ही प्रोटॉन था, इसमें दो प्रोटॉन थे, दो न्यूट्रॉन थे, तीन प्रोटॉन थे, तीन न्यूट्रॉन थे, चार प्रोटॉन, चार न्यूट्रॉन, बढ़ते जाएगा। तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बढ़ते जाएगा। तो जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा तो जगह ज्यादा लगेगी, लगेगी ना, राइट? और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर कौन डिसाइड करता है, कौन बताता है? ए। इस ए को क्या बोलते हो? मास नंबर। तो लॉजिकली स्पीकिंग, जिस न्यूक्लियस का मास नंबर ज्यादा है उसका रेडियस भी, और तो रेडियस शुड बी प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। तो यही तो दिया है,
उन्होंने यही तो दिया है आपको, क्या बोला है क्वेश्चन में, इफ यू लुक क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया है फॉर अ न्यूक्लियस, चलो आगे यहाँ पहले बोला है न्यूक्लियर रेडियस आर हैज अ डिपेंडेंस ऑन मास नंबर एस। तो ये दे दिया आपको गिवन में, एस 1.3 इंटू 10⁻⁻16 a⁻⁻⁴ ऐसे बोला है ना मीटर। आगे बोला है फॉर अ न्यूक्लियस विथ मास नंबर 125, for a nucleus of mass number 125 obtain the order of magnitude of r expressed in meters। सिंपल, फाइंड, क्या फाइंड करना है, r, और फॉर्मूला दिया ही है तुमको, सिंपल, पुट वैल्यूज यार। तो क्या आएगा, r इक्वल टू क्या आएगा 1.3 इंटू 10⁻⁻16 इंटू a, व्हाट इज a वैल्यू, व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ 125, 5, व्हाट इज 5 इंटू 1.3, 6.5, बराबर ना, सही है, करेक्ट। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का रूल क्या था, रूल ये जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0.5 लेस देन 5, तो 0.65 इंटू क्या लिखूंगा 10 इंटू 10, अरे 6.5 को 0.65 इंटू 10 और 10⁻⁻16, तो क्या आ गया 0.65 इंटू 10⁻⁻15। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁻15। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, डन। Therefore, order of magnitude is 10⁻⁻15 meter.